एमसी की पिछली जिंदगी अच्छा एंड नहीं हुई थी। वो जमीन पर मर रहा था और उसकी गर्लफ्रेंड किसी दूसरे लड़के के साथ बेड में चली गई थी। वो एक ऐसी दुनिया में रहता था जहां अपोकलिप्स उतर चुका था और रिसोर्सेज इंसानों की जान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए थे। लेकिन उसकी कहानी वही खत्म नहीं होने वाली थी। मरने के बाद एमसी को फिर से जन्म मिला, एक नए चांस के साथ, जहां वो अपनी खराब जिंदगी को दोबारा लिख सकता है और उन लोगों से बदला ले सकता है जिन्होंने उसे दबा कर रखा था। दुनिया पहले ही केओस में डूब रही थी। एक बड़े शहर के बिल्कुल सेंटर में वोल्केनो फट चुका था। एक कमर्शियल बस पूरे शहर में तेजी से भाग रही है जिसमें कुछ दर्जन लोग बैठे हैं। कुछ दिन पहले माउंट फूजी के अंडर वाटर इरप्शन ने एक मैसिव अर्थक्वेक पैदा किया था जिसमें दसियों हजार लोग मारे गए। आज एक छोटा शहर भी इवैक्यूएट हो रहा है क्योंकि नेचुरल डिजास्टर्स हर दिन ज्यादा इंटेंस होते जा रहे हैं। इस शहर की सड़कों पर बस इवैक्यूएशन पॉइंट की तरफ दौड़ रही है। बस के अंदर एक औरत को एहसास होता है कि वो जल्दी में चढ़ गई थी और इवैक्यूएशन सप्लाईज लाना भूल गई। अब उसे जैंगनान से जाकर सब कुछ फिर से खरीदना पड़ेगा। उसके पास बैठे आदमी ने पूछा, उसने न्यूज देखी है क्या? वॉलमार्ट और आली वेयरहाउस की सारी गुड्स जोंगनान सिटी से ऑलरेडी मूव कर दी गई हैं। ये तो पुरानी खबर भी है। आज डोंगमिंग लेक भी पूरी तरह सूख गया और डारोंग वेयरहाउस भी खाली हो चुका है। औरत अंदाजा लगाती है कि ये सारी सप्लाईज शायद सैकड़ों बिलियन की होंगी, लेकिन असल में वैल्यू ट्रिलियंस में जाती है। पीछे बैठा एक और आदमी कहता है कि सप्लाईज का लॉस और नेचुरल डिजास्टर्स तो बस ऊपर ऊपर की बातें हैं, असल में तो दुनिया खत्म होने वाली है। बस के लोग डर जाते हैं लेकिन उन्हें उसकी बातों पर पूरा भरोसा नहीं होता। एक आदमी तो बोल देता है कि उसे तो एंड ऑफ द वर्ल्ड का इंतजार ही है क्योंकि उस समय सब लिविंग बीइंग्स इक्वल हो जाएंगे। लेकिन वो अजीब आदमी जानता है कि दुनिया के अंत में भी इक्वालिटी जैसी कोई चीज नहीं होती क्योंकि वो खुद उस दुनिया को अपनी पिछली जिंदगी में जी चुका है। बिल्डिंग्स मिट गई थी, ह्यूमैनिटी ने जो कुछ बनाया था सब इरेज हो गया था, जमीन पर जायंट मॉन्स्टर्स घूम रहे थे और हर तरफ पूरी तरह होपलेस हालात थे। अपनी पिछली जिंदगी में एमसी एक ऑर्डिनरी डिलीवरी बॉय था जिसे अपोकलिप्स के आने का शौक सबकी तरह ही लगा। जब दुनिया टूटने लगी, सन से एबनॉर्मल सोलर एनर्जी रिलीज हुई, टेम्परेचर अचानक बहुत बढ़ गया, अर्थ की क्रस्ट बार बार हिलने लगी और अंडरग्राउंड छिपे मॉन्स्टर्स सरफेस पर आने लगे। सब कुछ बदल चुका था और नई दुनिया में नया रूल था। जिसके पास सप्लाईज है वही राजा है। एक पैकेट इंस्टेंट नूडल्स, एक हैम सॉसेज या एक आइस ब्लॉक के लिए भी लोग अपनी जान तक देने को तैयार थे। लेकिन एमसी बाकियों जैसा नहीं था। वो सब कुछ देख चुका था क्योंकि उसका नाम सुचेन है और वो अपोकलिप्स शुरू होने से एक महीना पहले दोबारा जन्म ले चुका था। अपने पास्ट की मौत के बाद अब वो पूरी नॉलेज के साथ वापस आया था ताकि बेस्ट पॉसिबल जिंदगी जी सके। सोचते सोचते वही महिला उसके पास फिर आती है क्योंकि उसकी बातें सुनकर वो डर गई है और किसी के साथ रहना चाहती है। लेकिन एमसी को उससे कोई मतलब नहीं। उसके पास करने को ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। बस रुकते ही एमसी उतर जाता है। उसे किसी की जरूरत नहीं क्योंकि अपोकलिप्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सप्लाईज की कमी नहीं होना। पिछली जिंदगी में उसने बहुत समय बर्बाद किया था इधर उधर सामान ढूंढते हुए। इस बार भी पहले से रेडी होना चाहता है। उसका टारगेट है वो वेयरहाउस जहां वो डिलीवरी मैन की तरह काम करता है। वो अंदर जाता है, अपना काम वाला जैकेट हैंगर से उठाता है और स्टोरेज रूम में जाता है। डोर पर खड़े कोवर्कर ने बोल दिया 21 सेकंड लेट हो, हाफ डे सैलरी कट जाएगी। एमसी सॉरी बोलता है लेकिन अंदर जाते ही पिछली जिंदगी में अपोकलिप्स आने से पहले वेयरहाउस का बॉस भाग गया था और उसकी साल भर की सैलरी डूब गई थी। इस बार ये वेयरहाउस एमसी का हक है कॉम्पेंसेशन के तौर पर। एमसी अपना पावर एक्टिवेट करता है, स्पेस। ये स्पेशन एबिलिटी उसे अलाउ करती है कि वो अपने आसपास की हर चीज एक सुपर लार्ज क्यूबिक स्पेस में स्टोर कर सके जिसकी लेंथ, विड्थ, हाइट टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स है। वेयरहाउस खुलता है और एनसी राइस, ऑयल, मीट, फूड, यहाँ तक कि पूरा शेल्विंग तक सब कुछ अपनी स्पेस में सक कर लेता है। ऐसे ही अपने पास्ट लाइफ में उसने 2 लेक्स सुखा दिए थे और कई सिटीज लूट ली थी जो अपोकलिप्स में वैसे ही नष्ट हो जाती। उस स्पेस में टाइम रुक जाता है तो जो फूड वहां रखता है वो सालों बाद भी फ्रेश रहता है। पिछली जिंदगी में उसे भूख से मिट्टी खानी पड़ती थी लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। सारा वेयरहाउस साफ करके एमसी फाइनली राहत की सांस लेता है। इस बार वो सरवाइव ही नहीं करेगा बल्कि जी कर दिखाएगा। तभी स्टोरेज एरिया में 3 आदमी घुसते हैं सप्लाईज लेने, लेकिन अंदर सिर्फ एक विशाल खाली हॉल है और उसके बीच में अकेला एमसी खड़ा है। सब शॉक्ड होकर उससे पूछते हैं कि सारे सप्लाईज कहाँ गए। एमसी बिना किसी टेंशन के बोल देता है कि उसने सब कुछ अपने लिए ले लिया है। तीनों आदमी उसकी बात
बात सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और गुस्से में उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन एमसी अपनी स्पेस एबिलिटी यूज करके आसानी से वेयरहाउस से बाहर निकल जाता है। वो जाते जाते ये भी कहता है कि अब वो लेट नहीं होगा क्योंकि वो नौकरी छोड़ रहा है। जैसे ही उनमें से एक आदमी उसे पकड़ने की कोशिश करता है, एमसी स्पेस जंप करके वहां से गायब हो जाता है। तीनों आदमी वेयरहाउस के हर कोने में उसे ढूंढते रहते हैं, लेकिन एमसी पूरी तरह गायब हो चुका है। वेयरहाउस के बाहर जमीन के करीब एक पोर्टल खुलता है और एमसी उसमें से फ्लिप मारकर बाहर आता है। वो दो इमारतों के बीच वाली गली में सेफली लैंड कर जाता है। ये उसकी दूसरी एबिलिटी है जिसका नाम है स्पेस जंप। इस एबिलिटी से वो 3 मीटर की रेंज में कभी भी टेलीपोर्ट हो सकता है। अपोकलिप्स में यही एबिलिटी उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। इसी से वो खाली पड़े बिल्डिंग्स में घुसकर सप्लाईज जुटाता था और म्यूटेंटेड बीस्ट से बचकर निकल जाता था। कई बार तो ये एबिलिटी उसकी जान बचा चुकी है। अब उसकी जीरो कॉस्ट शॉपिंग मिशन पूरी हो चुकी है। वो अपना वर्क जैकेट हवा में उछाल देता है और वेयरहाउस की तरफ देखे बिना आगे बढ़ जाता है। अचानक उसका फोन वाइब्रेट करता है। वो फोन निकाल कर देखता है, एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट आया होता है। मैसेज में लिखा होता है कि अर्थ बहुत तीव्र मूवमेंट से गुजर रही है और कई जगह लोकलाइज्ड नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं। वार्निंग में लिखा होता है कि लोग डरे नहीं, डिजास्टर्स उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को अफेक्ट नहीं करेंगे। गवर्नमेंट लोगों को काम रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एमसी सोचता है क्या इन लोगों को सच में नहीं पता कि दुनिया खत्म होने वाली है। तभी उसका फोन बजता है। कॉलर आईडी देकर उसके चेहरे पर गुस्सा भर जाता है। कॉल कर रही थी एक लड़की, जैंग शाओकिन, जिसका नाम देखते ही उसके हाथ गुस्से से कांप जाते हैं। एमसी गहरी सांस लेता है और कॉल उठाता है। जैसे ही वो फोन कान पर लगाता है, लड़की गुस्से में चिल्लाना शुरू कर देती है। वो बोलती है कि एमसी इतने दिनों से गायब क्यों है और उसने अपनी हाउस प्रॉपर्टी भी बिना बताए बेचने डाल दी है। वो पूछती है कि क्या एमसी को लगता है कि हाउस बेचकर उसे कोई लड़की मिल जाएगी। ये औरत एमसी की फियांसे थी, शाओकिन, लेकिन एमसी के लिए अब वो सिर्फ एक बोझ थी। फोन के दूसरी तरफ वो मेकअप कर रही थी और उसके पीछे एक दूसरा आदमी शायू बेड पर लेटा था। मतलब कॉल करते समय भी वो किसी और मर्द के साथ ही। वो एमसी को इंसल्ट करते हुए बोलती है कि उसे एक घर चाहिए ताकि उसे सिक्योरिटी फील हो और एमसी को वो घर उसे गिफ्ट कर देना चाहिए, वरना वो शादी करने से मना कर देगी। एमसी उससे पूछता है कि क्या उसका रैंट खत्म हो गया है। ये सुनकर वो और गुस्से में आ जाती है। वो एमसी को आखिरी चांस देती है कि वो वापस आए और घर उसके नाम ट्रांसफर करे। फिर वो बोलती है कि वो शैंगडू वापस जा रही है और वहां बात होगी। एमसी बिना जवाब दिए कॉल काट देता है। अपोकलिप्स वाली पिछली जिंदगी में उसने 5 साल तक इस लड़की को जिंदा रखने के लिए हर जगह से सप्लाईज जुटा, उसे सेफ हाउस में छिपा कर रखा। अगर एमसी ना होता तो वो लड़की भूख से मर जाती, लेकिन बदले में वो क्या करती थी, उसने उसे कई बार चीटिंग की और जब एमसी खाली हाथ लौटा, वो लड़का स्यायू उसे मारता भी था और एक दिन उसी सेफ हाउस में उन्होंने एमसी को मार डाला और उसकी लाश के सामने ही गंदे काम किए। शाओकिन ने तो उसे मरते हुए यूजलेस तक कह दिया था। अपने आखिरी सांस तक एमसी ये सब देखता रहा। उसने अपनी पिछली जिंदगी में इन दोनों पर भरोसा किया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन इस नई जिंदगी में ये दोनों उसकी मौत नहीं बल्कि उसके रिवेंज की वजह बनेंगे। एमसी कसम खाता है कि शाओकिन और स्यायू दोनों को वो 100 गुना दर्द देगा। उसके हाथ गुस्से में कांपते हैं, लेकिन वो खुद को शांत करता है क्योंकि अभी उसे सबसे जरूरी काम करना है, अपोकलिप्स से बचने के लिए और सप्लाईज जुटाना। बाकी चीजें सिर्फ पैसों से मिलेंगी और पैसे लाने का तरीका सिर्फ एक है, अपना घर बेचना। वो अपने रियल एस्टेट एजेंट मैनेजर लू को कॉल करता है। वो घर का दाम मार्केट प्राइस से आधा रखने को रेडी हो जाता है। बस ये कंडीशन है कि पेमेंट कैश में और तुरंत चाहिए। एमसी ड्रीम रियल एस्टेट पहुंचता है डील फाइनलाइज करने, लेकिन वहां शाओकिन और शायू उसका रास्ता रोक कर खड़े होते हैं। शायू के हाथ में बेसबॉल बैट होता है। एमसी बिना रुके उनके पास से गुजरने लगता है। तभी शायू उसे रोकता है और चिल्लाकर पूछता है कि वो घर बेचने की हिम्मत कैसे कर गया और धमकी देता है कि वो एमसी को मार देगा। एमसी बिना भावना दिखाए उसके गले को पकड़ लेता है, उसे उठाता है और जमीन पर पटक देता है। शाओकिन अपने लवर को बचाने आती है और एमसी के कपड़े खींचकर चिल्लाती है कि कोई मर्डरर को रोके, लेकिन एमसी उसे एक जोरदार बैकहैंड मारता है। वो हवा में उछलकर जमीन पर गिर जाती है और शौक में उसे घूरती रह जाती है। एमसी उसे बिल्कुल टच नहीं करता, जबकि दूसरी तरफ वो शियाओ को जमीन पर पकड़कर चोक करता रहता है, जो हेल्प के लिए भीख मांग रहा होता है। सुचिन उसे अश्योर करता है कि वो इतनी जल्दी नहीं मरेगा। फिर वो उसे छोड़ देता है, जिससे वो डिस्ग्रेस्ड थग डर के मारे पीछे हट जाता है और जोर जोर से
खास्ता है। शियान अपने इंजर्ड लवर को चेक करने जाती है जबकि सुचिन दोनों के पास से निकलकर ऑफिस की तरफ बढ़ जाता है। शियान अभी भी अपनी गलती से नहीं सीखी है और सुचिन को ऑर्डर करती है कि वो घुटनों पर बैठकर माफी मांगे, वो भी जल्दी, जब तक वो गुस्सा नहीं हुई है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो कहती है कि वो उससे दोबारा शादी नहीं करेगी, लेकिन उसकी ये खाली धमकियां तब खत्म हो जाती हैं जब सुचिन मुड़कर उन्हें घूरता है। दोनों डर के मारे फ्रीज हो जाते हैं और फिर भाग जाते हैं, उसे उसका काम अकेले करने के लिए छोड़कर। अब जब वो लोग चले गए, सुचिन अंदर जाता है रियल एस्टेट एजेंट से मिलने। वो बूढ़ा आदमी उसे पानी का ग्लास ऑफर करता है और घर इतने कम दाम में बेचने को लेकर काफी एक्साइटेड लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो सुचिन को बेवकूफ समझ रहा होता है, क्योंकि जो घर 1 मिलियन से ज्यादा का है वो उसे सिर्फ आधी कीमत में मिल रहा है। ऐसा डील मिल जाए तो वो तुरंत ह्यूज प्रॉफिट बना सकता है, इसलिए वो तुरंत पूरा पैसा देने के लिए मान जाता है और कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है। कॉन्ट्रैक्ट पूरा होते ही सुचिन ऑफिस से निकल जाता है और उसके बैंक अकाउंट में लगभग 1 मिलियन जुड़ जाता है। हालांकि कई नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं, लेकिन शैंगडू जहां वो रहता है एक इनलैंड सिटी है, अर्थक्वेक्स, सुनामीज और वोल्केनिक इरप्शन से काफी दूर। गवर्नमेंट भी पब्लिक को काम रखने की कोशिश कर रही है, इसलिए वहां अभी भी थोड़ी नॉर्मल लाइफ चल रही है। सोसाइटी अभी भी फंक्शनिंग में है। अगला स्टेप सोचते हुए सुचिन की नजर एक फ्लायर पर पड़ती है जिसमें फास्ट और हाई इंटरेस्ट लोन्स का ऐड होता है। उसे एक आइडिया आता है और वो अपना अगला स्टेप बनाता है कि अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके और ज्यादा पैसा उठाए। प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट लेकर वो पहुंचता है ग्रेट सी लोन्स। दरवाजे पर उसे एक मोटा तगड़ा आदमी मिलता है जो सिगरेट पी रहा होता है। ये है वांग देआई, शाओयू का बड़ा भाई। अपने पास्ट लाइफ में ये आदमी अपोकलिप्स शुरू होते ही म्यूटेंट बीस्ट्स की वजह से जल्दी मर गया था। देआई नोटिस करता है कि सुचिन के घर की वैल्यू ज्यादा नहीं है। सुचिन उसे साफ कहता है, मुझे बस बताओ कि मैक्सिमम कितना उधार मिल सकता है। वो मोटा आदमी आधा मिलियन ऑफर करता है, बस शर्त ये कि प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट उसके पास छोड़ना होगा। सुचिन उसे कहता है कि ऊपर से 1000 एक्स्ट्रा तुरंत ट्रांसफर करो, तभी डील पकी। वो सर्टिफिकेट जोर से एबल पर फेंकता है और उसे घूर कर कहता है कि वो 1 हफ्ते में सारा पैसा वापस कर देगा और प्रॉफिट भी देगा। देआई को ऑफर इंटरेस्टिंग लगता है और उसे लगता है कि सुचिन थोड़ा गैम्बलर टाइप है। अगर प्रॉफिट दिखे तो ये बंदा अपने माँ बाप को भी बेच दे, वो सोचता है। उसे लगता है सुचिन बेवकूफ है जो सोचता है कि वो एक दिन में जिंदगी बदल देगा, लेकिन उसे ये पता नहीं कि सुचिन का असली प्लान उससे भी गहरा है। आखिर देआई लॉन्ग पफ लेकर अग्री कर जाता है, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट मॉर्गेज कर दो, बाकी सब निगोशिएबल है। लंबी बातचीत के बाद सुचिन फिर से बाहर निकलता है और दूसरी बार उसके अकाउंट में आधा मिलियन से ज्यादा आ चुका होता है। अब उसके पास दुनिया के एंड से पहले सप्लाईज खरीदने के लिए काफी पैसा है। उधर श्याओन और श्याओ यू पार्क में लड़खड़ाते हुए पहुंचते हैं। सुचिन से भागने के बाद श्याओ यू अभी भी गला दबने की वजह से ऑलमोस्ट बेहोश हालत में है। टैक्सी से उतरते ही श्याओन फिर कंप्लेन शुरू करती है, मुझे तो बस हमारा घर चाहिए था, इसमें गलत क्या है? उसके अनुसार वो सिर्फ सिंपल रिक्वेस्ट थी और सुचिन ने उस पर हाथ भी उठा दिया, जिसकी दर्द उसे अभी भी महसूस हो रही है। वो चाहती है कि वो हर हाल में इस बात का बदला ले। सियाओ यू भी सहमत होता है, गले को पकड़कर कहता है कि सुचिन को इसकी कीमत चुकानी होगी। वो ऑलरेडी सोच रहा है कि अपने बड़े भाई से कहकर सुचिन को खत्म करवा देगा। उसी समय वो देखते हैं कि सुचिन फिर कैजुअली सड़क पर चलते हुए उनके सामने से गुजर रहा है। इतनी सारी घटना के बाद भी उसका ये कॉन्फिडेंट एटीट्यूड उन्हें चौंका देता है। दोनों डिसाइड करते हैं कि पीछे चलकर देखें आखिर सुचिन कर क्या रहा है जो इतना घमंडी बन गया है। सुचिन मीनवाइल अगला बड़ा रिसोर्स ग्रैब सोच रहा है। सोसाइटी कोलैप्स होने से पहले उसकी मेमोरी के अनुसार कई कमर्शियल बिल्डिंग्स सी वाटर बैथ फ्लो और रैपिड फ्रीजिंग की वजह से गिर गए थे, लेकिन ग्रीन सिटी होटल आखिरी तक बचा रहा। इसलिए सुचिन वहीं जाने का फैसला करता है। प्रेसिडेंशियल स्वीट में अच्छे रिसोर्सेज और एक स्विमिंग पूल भी था जो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैंडल करने में काम आता था। उसे याद है कि ये जगह लॉन्ग टर्म बेस के लिए परफेक्ट थी। वेयर हाउस भले ही खाली हो गए थे, लेकिन होटल के अंदर खाने पीने के हॉट मील्स और इंग्रेडिएंट्स अभी भी भरपूर थे। होटल में एंटर करते ही एक महिला उसे नोटिस करती है। वो अपना नाम बताती है, ली शिन रुई, रेस्टोरेंट मैनेजर। वो पूछती है कि वो उसकी कैसे मदद कर सकती है। सुचिन कामली कहता है। सुचिन 10,000 वाले टेबल्स चुनता है, मतलब पूरे बैंक्वेट की टोटल कीमत लगभग 10 मिलियन होगी। इसके लिए वो 50,000 डिपॉजिट देने को तैयार है, बस खाना उस एड्रेस पर डिलीवर हो जाना चाहिए जो वो देगा। मैनेजर इंप्रेस्ड हो जाती है कि इतना यंग लड़का इतनी ग्रैंड तरह से डील कर रहा है। उसे शक होता है कि एनसी
एमसी शायद किसी रिच सेकेंड जनरेशन फैमिली से हो, उसे क्या पता। ये सब ह्यूज लोन्स और घर की तेजी से बेची गई डील का पैसा है। वो 50,000 डिपॉजिट की टर्म्स मान लेती है और उसे अपने ऑफिस में पेमेंट करवाने ले जाती है। बैंक्वेट के इंग्रेडिएंट्स ही 50,000 के आते हैं, लेकिन रिच लोगों से संबंध बनते हैं तो नेगोशिएशन स्मूथ रखना पड़ता है। ऑफिस जाते जाते वो एमसी से कैजुअली पूछती है, क्या आप जल्द शादी कर रहे हैं? तभी तो इतना बड़ा बैंक्वेट चाहिए। एमसी उसी स्टोरी को पकड़ लेता है और कहता है, हाँ शादी है। साथ ही वो उसे प्रेसिडेंशियल स्वीट भी बुक करने को कहता है। निगोशिएशन खत्म होते ही एमसी होटल से बाहर निकलता है। 10 मिलियन के डिशेस सिर्फ 50,000 में लॉक करके वो बड़ा खुश है। फाइनल पेमेंट तो अपोकलिप्स के बाद वैसे भी कोई नहीं मांगेगा, क्योंकि पोस्ट अपोकलिप्टिक दुनिया में एक आइस ब्लॉक भी अरबों का होगा। अंदर मैनेजर भी खुश है, स्वीट भी बुक हो गया। उसे लगता है कि एमसी हनीमून की तैयारी कर रहा है और जो लड़की इस बंदे से शादी करेगी वो कितनी लकी होगी। तभी शाओन होटल में घुसती है और मैनेजर से एमसी के बारे में पूछती है। मैनेजर पहले पूछती है, आप कौन? शाओन कहती है, मैं सूचन की गर्लफ्रेंड हूँ। आइडेंटिटी कंफर्म होते ही मैनेजर उसे बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड 1000 टेबल्स का बैंक्वेट ऑर्डर कर गया है। वो कहती है कि ऐसी बॉयफ्रेंड पाना लकी होना है। मैनेजर के मन में दो, ये लड़की बस लेवल 7 दिखती है और उसका एटीट्यूड भी बहुत तेज है। रिच लोग भी न जाने क्यों ऐसी लड़कियों पर मर जाते हैं। शाओन और शाओ यू शॉक हो जाते हैं। एमसी 10 मिलियन का बैंक्वेट, इम्पॉसिबल। मैनेजर उन्हें समझाती है, रिच लोग अपनी असली पहचान छुपाकर रखते हैं, शादी के दिन ही रिवील करते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि पार्टनर पैसे के पीछे ना हो। जाओन सोचती है कि एमसी ने पिछले दिनों उसे इग्नोर किया, डिसअपियर होना चाहा, कोल्ड बिहेवियर दिखाया, लेकिन मैनेजर प्रूफ देती है कि एमसी ने वाकई 50,000 विन डिपॉजिट किया है। दोनों होटल से निकलकर सोचने लगते हैं, एमसी इतने पैसे में इतना बड़ा ऑर्डर क्यों दे रहा है? किसे इनवाइट करेगा? शाओन इमेजिन करती है, शायद वो मुझे अपने रिच सर्कल से मिलवाने वाला है, मुझे अपनी लग्जरी लाइफ में लाना चाहता है। जाओन पूछता है, अब क्या करे? वो उसके सीने पर हाथ रखता है और वो उसका हाथ झटक देती है। जाओन ठान लेती है उसे तुरंत तरीके बनाने होंगे कि एमसी वापस उसके साथ जुड़ जाए। वहीं दूसरी तरफ एमसी अपने पुराने घर लौट आता है अपना जीरो कॉस्ट परचेज प्लान जारी रखने। अब ये प्लान बेसिकली चोरी ही है, क्योंकि उसने जो खरीदा है वो लौटाने का उसका जीरो इरादा है। बहुत सी जरूरी चीजें अभी भी बाकी थीं और जो पैसा बचा था वो बहुत कम था, तो वो एक और चाल चलता है। ऑनलाइन लोन एप्स, इंस्टेंट पैसा, बिना ज्यादा पूछताछ के। पूरा दोपहर एमसी 80 से ज्यादा एप्स डाउनलोड करता है, सेल्फी लेता है, वेरिफिकेशन करता है और 30,000 विन से ऊपर के लोन्स उठाता है। डे खत्म होते होते उसके पास करीब 970,000 विन लोन्स आ जाते हैं। अब वो अपनी अगली बड़ी शॉपिंग के लिए तैयार है। थोड़ा थककर गिरता है, लेकिन आराम का टाइम नहीं, अभी बहुत कुछ खरीदना बाकी है। फायरप्लेसेस, आइस मेकर्स, आइस ब्लॉक्स, स्मोकलेस कोल और बाकी रेयर सप्लाईज जो सुपरमार्केट्स में नहीं मिलते लेकिन ऑनलाइन अवेलेबल है। ये सब एक्सट्रीम हीट और सिवियर कोल्ड में सर्वाइव करने के लिए जरूरी होंगे। उसकी जान लिटरली इस बात पर डिपेंड करेगी कि उसके पास टेम्परेचर हैंडल करने के लिए कितना मटेरियल है। वो तुरंत मल्टीपल कंपनी से कांटेक्ट करना शुरू करता है। पहला ऑर्डर 2000 टन स्मोकलेस कोल 500,000 डिपॉजिट के साथ। फिर आइस फैक्ट्री से कई टन आइस भी ऑर्डर करता है। कुछ कंपनीज फेस टू फेस मीटिंग चाहती है तो एमसी बाहर निकलता है उनसे मिलने। जैसे ही वो बाहर कदम रखता है वो एक नई लड़की से टकराता है और उसके पीछे आती है एक अवांछित पुरानी चिड़चिड़ी शक्ल। उसका नाम है लीना, शान की क्लोज फ्रेंड। असल में वही लड़की थी जिसने उनकी पिछली टॉक्सिक रिलेशनशिप की शुरुआत करवाई थी। लीना उसे बताती है कि उसकी गर्लफ्रेंड यानी शियोआन उसे बहुत मिस कर रही थी। एमसी सीधा पूछ देता है, वो मुझे मिस कर रही है या मेरे घर को? लीना उसे कवर करने की कोशिश करती है और बोलती है कि शियोआन तो बस उसे टेस्ट कर रही थी। फिर वो एमसी को ही क्लूलेस बोल देती है, जैसे एमसी समझ ही नहीं रहा कि शियोआन उसके बिना कितनी सैड है। उधर वही गोल्ड डिगर गर्लफ्रेंड मौका पकड़कर एमसी का हाथ थाम लेती है और इमोशनल एक्ट शुरू कर देती है। बोलती है कि वो बस वॉक पर चलना चाहती है और कल जो उसने उसे डांटा था उसके लिए माफी मांगती है ताकि एमसी उससे नाराज ना रहे। लेकिन एमसी को इस नौटंकी में जीरो इंटरेस्ट है। वो अपना हाथ छुड़ाकर बोलता रहे कि वो बिजी है और वो खुद ही वॉक पर चली जाए। शाओआन को एमसी का ये एटीट्यूड झटका देता है, पर लेना उसे रियलिटी में वापस लाती है और पॉइंट आउट करती है कि एमसी टैक्सी लेकर कहीं जा रहा है, ये लास्ट टेस्ट हो सकता है। तो वो शाओआन को बोलती है कि एमसी को एक अलग टैक्सी से फॉलो करो। एमसी आइस फैक्ट्री पहुंचता है मैनेजर से मिलने। मैनेजर उससे हाथ मिलाता है और शॉक होता है कि इतना बड़ा ऑर्डर देने वाला बंदा इतना यंग कैसे हो सकता है। एमसी पूछता है कि 2000 टन आइस रेडी और डिलीवर होने में कितना टाइम लगेगा। मैनेजर बोलता है कि उनका आइस फैक्ट्री स्टेन
स्टेट की सबसे फास्ट फैक्ट्रीज में से एक है। वो 3 दिनों में एडिबल आइस डिलीवर कर देंगे। टोटल कॉस्ट 800,000 यूएन। एमसी तुरंत अग्री करता है और 100,000 यूएन डिपॉजिट दे देता है। एड्रेस भी नोट करा देता है। मैनेजर क्यूरियोसिटी में पूछ लेता है कि एमसी को इतना ज्यादा आइस आखिर चाहिए क्यों? क्या कोई ह्यूज इवेंट है? अगर एनसी इवेंट ऑर्गेनाइजर है तो फ्यूचर में पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। एनसी ऑब्वियसली अपोकलिप्स ट्रूथ नहीं बता सकता, इसलिए वो एक फेक स्टोरी सुना देता है कि वो ये सारा आइस अलाशन में चैरिटी के लिए डोनेट करने वाला है। मैनेजर इस बात पर और भी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है। आखिर 800,000 युआन का डील एंट्री पी फाइनलाइज हुआ है। जैसे ही एमसी की टैक्सी वहां से निकलती है, एक और टैक्सी आती है और उसमें से शाओ आन और लेना उतरती है। मैनेजर सोचता है कि ये लोग शायद बिना अपॉइंटमेंट के बिजनेस करने आए हैं। शाओ आन खुद को एमसी की फियांसे बताकर पूछती है कि एमसी ने क्या ऑर्डर किया था। मैनेजर थोड़ा शक करता है लेकिन फिर भी बता देता है कि एमसी ने 800,000 युआन का आइस ऑर्डर किया है। यह सुनकर शाओ आन और लेना शॉक ऑलमोस्ट चिल्ला ही पड़ती है। अब उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि एमसी जरूर कोई सुपर रिच सेकंड जनरेशन है, वरना कौन इतना पैसा सिर्फ आइस पर फेंकता है। लेना जल्दी से पूछती है कि एमसी इतना आइस करेगा क्या? मैनेजर बताता है चैरिटी में डोनेट करेगा। यह सुनकर दोनों के दिमाग घूम जाते हैं और उनके ग्रीड वाले गियर्स फुल स्पीड पर घूमने लगते हैं। एमसी की तरफ से अब तक वो अपोकलिप्स सरवाइव करने के लिए सारी जरूरी चीजें खरीद चुका है और सोचता है कि थोड़ी लग्जरी एंजॉय कर ले, क्योंकि केओस आने ही वाला है। पिछली जिंदगी में वो इतना काम में डूबा रहा कि कभी आराम करना तो दूर, छोटी कैफे तक जाने का टाइम नहीं मिलता था। तो इस बार वो एक फैंसी रेस्टोरेंट चला जाता है। वेट्रेस उसे मेन्यू देती है, बटर चिकन, नान, स्मोक्ड स्टेक, हर डिश 4 डिजिट प्राइस वाली। उसकी नजर एक मिस्ट्री डिश पर पड़ती है 17,000 यूएन की। वो पूछता है और वेट्रेस बताती है कि ये हेड शेफ द्वारा पर्सनली बनाई गई स्पेशल डिश होती है। शेफ के मूड और इंस्पिरेशन पे डिपेंड करती है। एमसी को इंटरेस्टिंग लगता है और वो वही ऑर्डर कर देता है। अपोकलिप्स वाली यादें उसके दिमाग में घूमती है, कैसे जायंट म्यूटेटेड सर्पेंट्स पानी के बीच से निकल आते थे और कितने लोग पेरिश हो गए थे। एमसी जानता है कि उसे फ्यूचर मॉन्स्टर्स के खिलाफ भी तैयार रहना होगा। तभी उसकी नजर रेस्टोरेंट की ओर आती एक पिंक हेयर्ड ब्यूटी पर पड़ती है। उसके हाथ में उसका खाना है। वो खुद को हेड शेफ बताती है और एमसी उसे तुरंत पहचान लेता है। पिछली जिंदगी में यही थी हेल्स शेफ डुआनिया। वो मॉन्स्टर का सड़ा हुआ मीट भी मैजिक की तरह एडिबल बनाती थी। लोग उसकी डिश छोड़ ही नहीं पाते थे, लेकिन उन डिशेस में म्यूटेटेड टॉक्सिन्स होते थे जिन्हें खाकर कई लोग मारे गए। शेफ एमसी की डार्क एक्सप्रेशन देखकर पूछती है कि कहीं उसे लगता तो नहीं कि वो उसे पॉइजन कर देगी। एमसी अपना रिएक्शन छुपा लेता है और डिश का इंट्रोडक्शन सुनता है। डिश का नाम है डुअल फेड लाइफ। आधा स्टेक टूना फ्राइड इन ब्राउन बटर, बाकी आधा पफ पेस्ट्री में डीप फ्राइड। एमसी एक बाइट लेता है और टेस्ट सच में 17,000 युआन के लायक है। काश एपोकलिप्स में भी वो उसके लिए खाना बना पाती, पर उस टाइम ये गर्ल उसे जहर दे दे, ये पॉसिबिलिटी भी असली है। रेस्टोरेंट के बाहर शाओ आन और लीना जलते हुए खड़ी है और सोच रही है कि आखिर एमसी अंदर क्या खा रहा है, क्योंकि उन्होंने सुन रखा है कि यहाँ हर डिश कम से कम 10,000 युआन की होती है और ये बंदा तो ऐसे कैजुअली स्नैक लेने पहुंच गया है। इससे उन्हें और भी यकीन हो जाता है कि एनसी जरूर किसी दूसरे जनरेशन के धनवान घराने से है। शाओआन सोचती है कि अगर वो अमीर बीवी बन गई तो अपनी सारी सिस्टर्स का ख्याल रख लेगी। अगली लोकेशन पर एमसी शहर के गोल्डन सेल्स वॉल्ट में बने आर्या स्कैन्स बार पहुंचता है। अपनी पिछली जिंदगी में उसे अफसोस था कि वो ऐसे जगहों का मजा कभी नहीं ले पाया और अपोकलिप्स शुरू होने के बाद तो ऐसी जगहें खत्म ही हो जाती हैं। इसलिए वो इस बार पूरी आजादी से एक्सप्लोर करना चाहता है। जैसे ही वो बैठता है, कुछ लड़कियां उसके पास आकर बैठ जाती हैं। एमसी उनके साथ ड्रिंक करने को तैयार हो जाता है, लेकिन उसकी नजर एक लड़की पर जाती है जो बाकी दोस्तों जितनी एक्साइटेड नहीं है। लड़कियां बताती हैं कि उसका नाम यूनियन है और ये उसका पहला क्लब एक्सपीरियंस है। उसके बॉयफ्रेंड ने हाल ही में उसे चीट किया है। वो लड़की से फिजिकल भी नहीं था और जाकर किसी बूढ़ी औरत के साथ धोखा दे दिया। ये सोचकर यूनियन इतनी डिप्रेस्ड है कि एक ही बार में पूरा अल्कोहल का गिलास पी जाती है और जोर से टेबल पर पटकती है। वो एमसी से पूछती है कि क्या वो सिंगल है और क्या वो उसके साथ मजे करना चाहता है। लड़कियां उसे चेयर करती है। तभी शॉन और लेना भी क्लब में घुसते हैं और एमसी को पीछे की ओर जाते हुए देख लेते हैं। एमसी उन्हें देखकर जल्दी से यूनियन को कंधे से पकड़ता है और ऊपर की ओर कमरों में भागता है। वो एक रैंडम बेडरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लेता है। एमसी माफी मांगता है कि उसे अचानक ऊपर खींच लाया, लेकिन यूनियन तो पूरी तरह उसके साथ लेटने के मूड में है। एमसी उसका फायदा नहीं उठाना चाहता क्योंकि वो साफ दिख रहा है कि वो
दुखी है। वो उसे माथे पर फ्लिक करके समझाता है कि वो बाहर ना जाए और घर में जितना हो सके खाना स्टॉक कर ले, क्योंकि हालात बहुत जल्दी बदलने वाले हैं। एमसी समझ जाता है कि ये एडवाइस देना बेकार है, क्योंकि अपोकलिप्स आने वाली है और उसका फ्यूचर है ही नहीं। एमसी हॉल की तरफ जाता है और देखता है कि शाओन और लीना कमरे दर कमरे लात मारकर उसका पीछा कर रही है। इन्हें देखकर साफ है कि एमसी आज की रात बिल्कुल आराम नहीं कर पाएगा। एंड वो किसी तरह उनसे बचकर घर लौट जाता है ताकि इन दोनों रैम्पेजिंग लड़कियों से छुटकारा मिल सके। अगले दिन एमसी द्वारा ऑर्डर की गई सारी चीजें स्मोकलेस चारकोल आइस ट्रक में भरकर वेयरहाउस पहुंचती हैं। ट्रक ड्राइवर्स की पूरी लाइन वेयरहाउस के बाहर लगी है। एमसी उन्हें गाइड करता है कि सामान कहां रखना है। एक ड्राइवर चिंता जताता है कि वेयरहाउस में कोल्ड स्टोरेज नहीं है, आइस तो पिघल जाएगी, लेकिन एमसी उन्हें बोलता है कि चिंता न करें। उधर दूसरी तरफ शाओन को बताती है कि एमसी ने शहर के बाहर एक बड़ा वेयरहाउस किराए पे लिया है और वहां भारी मशीन्स भी आ रही हैं। शाओन क्यूरियोसिटी में लेना को लेकर वेयरहाउस पहुंच जाती है। अंदर कदम रखते ही वो ग्रीन सिटी होटल का मैसिव बैंक्वेट सेटअप देखती हैं। रेड कारपेट डेकोरेशन, पूरा सीन शादी के बाद की आफ्टर पार्टी जैसा लगता है। लेना तो पक्का मान लेती है कि आज एमसी प्रपोजल करेगा और सारे मेहमान आएंगे। शाओन थोड़ी एटीट्यूड में बोलती है कि भले एमसी प्रपोज करे, वो इमीडिएट हाँ नहीं बोलेगी। वो जाकर एमसी से पूछती है कि वो इतना सामान क्यों खरीद रहा है और इन सारी सप्लाईज का करेगा क्या। एमसी कुछ नहीं कहता और उल्टा उसे बॉक्सेस उठाने में मदद करने को कहता है। अगर वो मदद करेगी तब वो उसे सब बताएगा। शाओन को ये इंसल्ट लगता है। वो अमीर बीवी बनने का सपना देख रही है और ये आदमी उससे मैनुअल लेबर करवा रहा है। लेना रिमाइंड कराती है कि ये टेस्ट है, अमीर बनने के काबिल हो या नहीं। इस बात पर शाओन मजबूरी में बॉक्स उठाकर अपने कंधे पर रखती है ताकि दिखा सके कि वो नाजुक लड़की नहीं है। लेना भी मदद करने लगती है, सोचकर कि शायद उसे भी मौका मिल जाए। एनसी दिल ही दिल में इन दोनों की फ्री लेबर देखकर मजे ले रहा है। होटल के हेल्पर्स भी मौजूद हैं, लेकिन सामान इतना ज्यादा है कि पूरा दिन लग जाता है। शाम होते होते सब काम खत्म होता है। जियावान पूरी तरह थक चुकी है, भूखी है, गुस्से में है, लेकिन उसे लगता है कि आज की मेहनत के बाद वो जरूर अमीर घर की बीवी बनेगी। लेना तो फर्श पर लेटकर हाफ रही है। 100 पाउंड के आइस ब्लॉक्स उठाकर उसकी हालत खराब हो चुकी है। अब वो सोचती है कि टेस्ट खत्म हुआ और एमसी प्रपोजल करेगा, लेकिन यहाँ सीन बिल्कुल उल्टा है। एमसी मजदूरों को उनकी मेहनत के लिए भारी पेमेंट दे रहा है और बाकी का बिल सेटल करने का वादा कर रहा है। हफ्ते के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वर्कर्स अपना काम खत्म करके गाना गाते हुए निकल जाते हैं। वही शाओन एक दरवाजे से टिककर खड़ी है, पूरी उम्मीद में कि एमसी अब उससे प्रपोजल करेगा, लेकिन एमसी उसके पास से ऐसे गुजर जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो और वेयरहाउस की तरफ चलते हुए सिर्फ इतना बोलता है, थैंक्स फॉर हेल्पिंग, लेकिन साथ में ये भी जोड़ देता है कि तुम्हारी कोई सैलरी नहीं बन रही, अब घर जाओ। शाओन टूट जाती है और डेस्परेट होकर पूछती रहे कि ये मजाक कब खत्म होगा। गेस्ट्स आने वाले होंगे ना शादी की शुरुआत सेलिब्रेट करने के लिए, ये सारी तैयारी उसी के लिए है, राइट? एनसी उसकी बातों से जेन्युइनली हंस देता है। सच कहे तो उसे भी काश खुशहाल फ्यूचर मिल जाता, लेकिन हकीकत ये है कि उसने अपना घर बेच दिया है और वो करोड़ों के कर्ज में डूबा हुआ है, क्योंकि उसने सारे सामान लोन्स लेकर खरीदे हैं। लेना चीखते हुए कहती है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, तुमने 10 मिलियन युआन का खाना खरीदा, हजारों सप्लाईज खरीदी, ब्रोक कैसे हो सकते हो? एमसी झूठ बोल देता है कि एक बिग बॉस ने चैरिटी का काम शुरू किया है और वह सिर्फ उसकी मदद कर रहा है, यानी ये सब सामान गरीबों को बांटा जाएगा। ये सुनकर शायान पागल हो जाती है। वो उस पर झपटती है और चिल्लाती है कि उसने उसे धोखा दिया, उसकी इमोशंस के साथ खेला, लेकिन एमसी आसानी से डॉज करता है और बोलता है कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, जो भी तुम्हें लगा वो तुम्हारा खुद का डिल्यूजन था। शायान जमीन पर लेटकर चिल्लाती है कि उसने उसे सेकंड जनरेशन रिच समझ लिया था, लेकिन अब पता चला कि वो कंगाल है, तो वो उसे कभी शादी नहीं करेगी। एमसी सीधा बोल देता है, परफेक्ट, कोई भी गोल्ड डिगर को सीरियसली नहीं लेता। ये सुनकर शायान भड़क जाती है और गुस्से में कसम खाती है कि एमसी को इस बात का पछतावा होगा। लीना भी जाते जाते वार्निंग देती है कि एमसी अब खत्म है। एमसी को उनकी धमकियों की जीरो चिंता है। अपोकलिप्स में पछतावा तो इन दोनों को होगा। इन दोनों मुसीबतों के जाने के बाद एमसी वेयरहाउस बंद करके अंदर खड़ा होता है और माउंटेन जैसी सारी रिसोर्सेज को देखकर खुश होता है। इसके बाद वो अपना इनफाइनाइट स्टोरेज खोलकर सारा सामान स्टोर कर लेता है। अब बस अपोकलिप्स का इंतजार है। काम खत्म करके वो फिर से ग्रीन सिटी होटल में जाता है, सिविलाइजेशन खत्म होने से पहले कुछ अच्छा खाना खा लेने के लिए। होटल लॉबी में बैठा होता है, तभी एक शोरगुल वाला ग्रुप अंदर आता है और एनसी सबको पहचानता है। दहाई जियावान से कहता है कि उसे बस जियाओ यू को फॉलो करना है और वो शांगदू में गुड लाइफ एंजॉय कर सकती है। वो बड़ा आदमी है, पावरफुल है और जियावान को संभाल
संभाल सकता है। जियाओ यू तुरंत मौका पकड़कर बोलता है कि वो जियावान का सारा दुख दूर कर देगा और एमसी ने जैसा बुरा व्यवहार किया उसे वो सब कॉम्पनसेट करेगा। जियावान फौरन इन बातों पर भरोसा कर लेती है और उसके साथ अंदर चली जाती है। शाओयू उसे अश्योर करता है कि उसका बड़ा भाई एमसी से बदला लेने में पूरा साथ देगा। शाओन सोचती है कि एमसी जैसे बूट लिकर से कहीं बेटर है शाओयू के साथ रहना। एमसी ये ड्रामा देखकर बोल पड़ता है शाओन को वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसके साथ चिपक जाए। उसकी ये बात सुनकर पूरा ग्रुप शॉक में मुड़कर उसे देखता है। शाओयू के बड़े भाई डाई एमसी को पहचान लेता है। यही वही आदमी है जिसने एमसी को ह्यूज लोन दिया था और कल रीपेमेंट डे है। अब दोनों भाई उसे देखकर खुश हैं कि एक ही जगह दोनों का हिसाब चुकता हो जाएगा। शाओन डिस्गस्टेड होकर कहती है कि एमसी ने डाई जैसे आदमी से लोन लिया, अब वो कभी इस कर्ज को चुका ही नहीं पाएगा। लकी है कि वो इसके साथ नहीं थी। एमसी कामली खाना खत्म करता है और मुंह पोंछता है। तभी डाई झुककर उसे धमकी देता है कि रीपेमेंट कल है। शाओयू चिल्लाता है कि एमसी कभी पैसे नहीं दे पाएगा, इसलिए अभी यही उसे खत्म करना चाहिए। पीछे खड़े गुंडे भी हमला करने को तैयार खड़े हैं। इतने में मैनेजर लुई बीच में आकर माहौल शांत कराने की कोशिश करता है। डाई कहता है कि अगर एमसी घुटनों पर बैठकर उससे और उसके भाई से माफी मांग ले तभी ये मामला शांति से निपट सकता है। मैनेजर लुई एमसी से पूछता है कि हो क्या रहा है। एमसी सीधे बोलता है कुछ नहीं, बस कुछ पेस्ट्स है। ये बात डाई को पसंद नहीं आती और वो गुस्से में मेज पर हाथ पटकता है। अब उसे लगता है कि एमसी आज बच नहीं पाएगा। तभी होटल में कुछ नए लोग घुसते हैं। सबसे आगे खड़ा आदमी पूछता है यहाँ क्या हो रहा है। एमसी और दाई दोनों उसे पहचानते हैं। गाओ चैंग पिछली लाइफ में यही आदमी स्कल क्रशर कहलाता था। पोस्ट एपोकलिप्स शांगदू का एक बड़ा नाम। होटल ही बाद में म्यूटेशंस की पहली जगह बना था और गाओ की शक्ति भी वहीं जागी थी। अभी के लिए गाओ चैंग सिर्फ शांगदू का एक एक्सट्रीमली वेल कनेक्टेड बिजनेसमैन है जिसके अंडरग्राउंड में सैकड़ों लोग हैं। गाओ एमसी की ओर देखता है और उसकी आंखों में एक अजीब कॉन्फिडेंस नोटिस करता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स दिखाना तो ही आएगा, वरना नहीं आएगा।